नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नंदन शुक्ला, आयुर्वेद चिकित्सक, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं आपको दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ये जो समस्या है इसके लिए बहुत अच्छी और सुरक्षित औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं। वासावले वासावले ये बहुत ही सुरक्षित है और बहुत ही अच्छी औषधि है। जो लोग भी इन रोगों से पीड़ित हों, अस्थमा से, दमा से, ब्रोंकाइटिस से, गला बैठना या फेफड़ों के किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक की किसी भी समस्या के लिए, तो 1 महीना, चूंकि जाड़े का समय हो रहा है तो इस समय समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 1 महीना कम से कम इस औषधि का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसको लंबे समय तक भी सेवन किया जाता है उसको डॉक्टर की सलाह अनुसार, लेकिन 1 महीना आप अवश्य सेवन कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा। आप जो भी औषधि ले रहे हैं उसके संग ये औषधि आप ले सकते हैं और ये बहुत सुरक्षित औषधि है। तो इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसको लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किस चीज़ का प्रिकॉशन रखना है, खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, इसकी मात्रा कितनी लेनी है। और ये देखिए, हर बड़ी कंपनी बनाती है। डाबर, बैद्यनाथ, झंडू, सब बड़ी कंपनियां बनाती हैं। बहुत आसानी से आपको अपने आयुर्वेदिक स्टोर में उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, ये है वासा अवले। ये च्यवनप्राश की तरह होता है, अवले फॉर्म में होता है, च्यवनप्राश की तरह। और इसका ग्रेन्यूल फॉर्म भी आता है। जैसे बैद्यनाथ कंपनी होती है वो थोड़ा चूर्ण फॉर्म में बनाती है, तो किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। तो आपको पूरी इसकी जानकारी देंगे। ये अवले फॉर्म में है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ये अवले, जैसे आपका च्यवनप्राश अवले होता है वैसे होता है। जैसे मैंने बताया, इसका उपयोग प्राणवय स्रोतों से आयुर्वेद में इसको बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, उसमें सभी प्रकार, जैसे तमक और अस्थमा के रोगी हैं, दमा के सांस फूलने वाले रोगी हैं, जिनको हमेशा खांसी बनी रहती है और हल्का फीवर बना रहता है, ब्रोंकाइटिस के रोगी हैं, जिनका इस्नोफीलिया बढ़ा हुआ रहता है। आप देखेंगे कई पेशेंट में इस्नोफीलिया बढ़ा हुआ होता है, उनको भी ये सब समस्याएं बनी रहती हैं। हल्का फीवर, हल्का सा हमेशा फीवर महसूस होना, खांसी होना, गले में खराश होना, जिसको होर्सनेस ऑफ वॉइस बोलते हैं। मतलब प्राणवायु स्रोतों के जितने विकार हैं, और आपके इवन जो टीबी के रोगी की जो खांसी होती है वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सीधा, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केवल अस्थमा नहीं, अस्थमा के अलावा जितने भी प्रकार के प्राणवायु स्रोत उसमें ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये वात कफर है। आयुर्वेद में जो प्राणवायु स्रोत के रोग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर, तो वात कफ दोषों से माने गए हैं। तो इसमें सिर्फ 5 घटक द्रव्य होते हैं। वासा अवले में 5 घटक होते हैं। पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे आपको इसकी मात्रा बताएंगे कि किस मात्रा में लेना है और कैसे लेना है। तो देखिए, इसमें 5 घटक द्रव्य होते हैं: वासा, पिपली, मधु, मिश्री और गोघृत। अब इसमें देखिए, वासा, पिपली और मधु, जो मधु मतलब शहद जो होता है, ये 3 द्रव्यों के कारण जो आप कफ जो जमा रहता है, आपके फेफड़ों में जो कफ जमा रहता है, जो आप कसाव है फेफड़ों में, छाती भरी भरी लग रही है, तो ये 3 द्रव्य जो है कफ निसारक होते हैं, वासा, पिपली और इसमें जो शहद पड़ा हुआ है। तो इससे आपका कफ बाहर निकलेगा। और मिश्री, इसमें गाय का घी पड़ा हुआ है, तो मिश्री, गाय का घी और पिपली जो है वो जैसे हमने बताया कि वात और कफ और द्रव्यों से इसकी चिकित्सा की जाती है। मतलब इसमें वात और कफ डिसऑर्डर दूषित रहते हैं, तो कफ और के लिए वासा, पिपली, मधु हो गया इसमें। और मिश्री, गोघृत और पिपली जो है ये वात अनुलोमन करते हैं। मतलब जो वात, आयुर्वेद में जो मैंने बताया कि कफ उससे दोष ठीक हो गया, वात इससे, इन 3 द्रव्यों से वात दोष आपका ठीक हो जाएगा। और देखिए, गोघृत और पिपली इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। मतलब जो आयुर्वेद में रसायन हम लोग बोलते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो बार बार जो आपको अटैक आता है, बार बार जो ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का अटैक आता है मरीज को, उसमें बहुत कमी आएगी। गोघृत, पिपली जो है ये प्राणवायु स्रोतों के रसायन का भी काम करते हैं। मतलब इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये इसके 5 घटक द्रव्य हैं। इसकी पूरी जानकारी ये हो गई। अब इसकी मात्रा लेने से पहले इसमें हमें परहेज, देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ 1 महीना कम से कम इसका आप परहेज मतलब आप इसको इस्तेमाल कीजिए तो आपको निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी आपको लाभ मिलता है तो आगे आप चिकित्सक की सलाह लेके, नहीं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया, मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आप इसको आगे भी ले सकते हैं। तो 1 महीने जो हमें लेना है उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो मात्रा, किस मात्रा में खाना है वो जानने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लीजिए। हमें कुछ चीज़ों से बच के रहना है। जैसे दही है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मछली है, मीट है, टोबैको है, और धूम्रपान नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लीजिए, व्यायाम बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जो भी अस्थमा या इसके रोगी हैं उनको व्यायाम बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए। आयुर्वेद में अत्यधिक व्यायाम का निषेध किया गया है। दिवा स्वप्न, मतलब दिन में अगर आप नींद लेते हैं तो थोड़ी देर लीजिए, बहुत लंबा दिन में मत सोइए।
और आपके घर में अगर पेट्स हैं, मतलब अगर आप पेट्स जानवर पालते हैं, आप कुत्ता बिल्ली ऐसा कुछ जानवर पालते हैं, तो उनके फर से आपको मतलब बच के रहना। घर का जो डस्टिंग होता है, डस्ट होता है, वो भी बहुत बड़ा कारक होता है कि बार बार आपको अटैक आते हैं, तो उससे आप बच के रहिए। और घर की डस्टिंग करते समय मास्क लगा लीजिए। ऐसे ही जब पेट्स का जब बाल वगैरह साफ करते हैं जो लोग अपने पेट्स का, तो उस समय मास्क लगा लेना चाहिए। तो इन बचावों को रखते हुए जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अब इसकी इसकी मात्रा क्या है? एक एक चम्मच सुबह शाम, एक एक चम्मच मतलब 6 ग्राम सुबह 6 ग्राम शाम। अवले फॉर्म में है तो आपका घर का जो चम्मच है, एक चम्मच लीजिए सुबह, एक चम्मच शाम। गर्म, इसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी आपको पीना है। हमेशा ध्यान रखिए कि अस्थमा के रोगी को तो हमेशा गर्म पानी, और जाड़े के समय तो निश्चित उसको हल्का कुनकुना पानी ही पीना चाहिए। तो इसको जितने बजे सुबह लेंगे उतने बजे आप रात में ले लीजिए। सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए, रात में खाने के बाद ले, तो 12 घंटे का अंतराल हो जाएगा आपका। और 1 महीना कम से कम इस औषधि का सेवन कीजिए। तो आपको जितने मैंने लक्षण बताए हैं, आपका गला बैठना, सब चीज़ में बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। संग संग प्राणायाम, कोई भी अनुलोम विलोम सबसे आसान प्राणायाम होता है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अवश्य कीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा चीज़ बताया। अपना खान पान में जो परहेज मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, और खाना सादा रखिए। जितना आप सादा खाना रखेंगे उतना आपको लाभ। बहुत ज़्यादा हमें मसालेदार नहीं खाना है। आप थोड़ा मसाला खाइए, वो लाभप्रद है, लेकिन कम मसालेदार। इसीलिए देखिए हम लोग आयुर्वेद में इसमें मीट और फिश, मछली मैंने इसे मना किया हुआ है कि वो उसको पकाते समय लोग बहुत ज़्यादा मसाला इस्तेमाल करते हैं। तो कम मसाला इस्तेमाल कीजिए। और इसको 12 जो मैंने डोज बताई है, वो 12 साल के मरीज से लेकर 70 साल तक के मरीज के लोगों के लिए ये डोज है। बाकी जैसे मैं बोला कि ज़्यादा आप तकलीफ में हैं तो इसकी मात्रा बढ़ाई भी सकती है। वो आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लीजिएगा अगर मात्रा बढ़ाना है तो। ऐसे मत बढ़ाइएगा, जो मात्रा हम बता रहे हैं वो सुरक्षित है। 6 ग्राम सुबह 6 ग्राम वो सुरक्षित मात्रा है, 12 साल से रोगी के लेकर 70 साल तक के रोगी के लिए। बाकी इस औषधि का प्रयोग करते करते आप अगर आपकी जीर्ण अवस्था, आप बहुत दिनों से अस्थमा के रोगी हैं, ब्रोंकाइटिस रोगी हैं, तो उसके लिए आयुर्वेद में और बहुत अच्छी औषधियाँ आती हैं। इसके संग ये तो सभी को लेना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं, जो भी अस्थमा रोगी 1 महीना तो जाड़े के समय इसको अवश्य लेना चाहिए। आसानी से मिलने वाली औषधि है। और 100 ग्राम आपको 80 से लेके 85 रुपये में, 80 to 85 रुपीज़ में अवेलेबल मिल जाएगी सभी बड़े कंपनियों की, डाबर बैदा सबकी। और जिनको भी दिक्कत हो रही है वो हमसे मंगा सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन मैंने नीचे लिंक दिया है, अमेजोन वगैरह पे उपलब्ध है, डिस्काउंट के संग उपलब्ध है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी हो गई। और जो लोग जीर्ण रोगी हैं वो और औषधि से हम प्रयोग किया जाता है पूरी चिकित्सा के लिए, आप हमसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। अस्थमा का आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज उपलब्ध है। नमस्कार।